हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आप सबों को 2026 नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के जो हमारा द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस है उसमें आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का क्या द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस पे कुछ खास रहने वाला है। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेहतर अपडेट मिल सके। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे जो शिक्षा मार्ग से जुड़े हुए जितने भी वीडियो हैं उसके अपडेट्स आपको समय पे मिल सके। साथ ही आप उन दोस्तों और परिचितों को शेयर करें जो इस तरह की करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम और जो भी कहें पीटी मेंस बेस्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उनको ये करंट अफेयर बेस्ड जो ये सेशन है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड वैसे स्टूडेंट्स जो एसएससी और वे अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जिनमें इंग्लिश पेपर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, वैसे स्टूडेंट्स वैसे एस्पिरेंट्स को भी शेयर करें क्योंकि हम इसमें टॉप 10 ऐसे वर्ड्स लाते हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम के इंग्लिश पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आइए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है उसमें क्या कुछ खास है उसको एक नज़र देखते हैं। सबसे पहला है टोबैको को ऊपर जो जीएसटी है उसमें कुछ जो सेस को लेकर के कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि फरवरी 1 से लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा, इफेक्ट होगा। उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही दुखद खबर है जिसे हम कह सकते हैं कि डेडली न्यू ईयर सेलिब्रेशन। ये स्विस रिजॉर्ट है स्विट्ज़रलैंड में, जो एक रिजॉर्ट था वहाँ पे आग लगने से लोगों की मौत हो गई है, उस पे एक नज़र डालेंगे। साथ ही जो है संगीत कला निधि अवार्ड जो है आर के श्री राम जी को दिया गया है वो हम देखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एफटीए जो साइन हुआ है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है उस पे नज़र डालेंगे। क्या है एकटा, क्या है इसके मुख्य जो प्रावधान, उस पे नज़र डालेंगे। साथ ही हमारे प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने एक चैलेंज को शुरू किया है, स्किल द नेशन चैलेंज। उस पे नज़र डालेंगे किससे क्या, किस क्षेत्र से ये रिलेटेड है। और बहुत सारे आज कुछ जो न्यूज़ हैं जो हमारे ऑनलाइन अपडेट्स में कवर किए जाएंगे। तो आइए आज का जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ। चलिए, आज का जो पहला वर्ड है हमारा वो है कंपलसरी का। कंपलसरी कहने का मतलब है कि अनिवार्य, जरूरी, जो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, उसे हम कहते हैं कंपलसरी। ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी और रिक्वायर्ड। ठीक है। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं ऑप्शनल, वॉलेंट्री और डिस्क्रिशनरी। ये जो वर्ड्स हैं ये इसके एंटोनिम्स है। कहने का मतलब कि ऑप्शनल होगा, कहने का मतलब है कि ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसी तरह से वॉलेंटियरी होता है, आपके ऊपर है, आप चूज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते कोई भी कार्य को, कितना वो ज़रूरी है। उसी तरह से डिस्क्रिशनरी भी है। ठीक है। तो ये सारे एंटोनिम्स हो गए और मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी जो हैं वो उसके ये कंपलसरी के सिनोनिम्स हो गए। वियरिंग एन आइडेंटिटी कार्ड इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स इनसाइड द कैंपस, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को कैंपस के अंदर ये आइडेंटिटी कार्ड को वेयर करना कंपलसरी है, यानी कि आवश्यक है। अगला जो वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड है, पैटर्नल। ये पैटर्नलिस्टिक, ये पैटर्नलिस्टिक क्या है, तो ये पैटर्नल से बना हुआ वर्ड है। ठीक है। पैटर्नल। ठीक है। पैटर्नल से बना हुआ ये वर्ड पैटर्नलिस्टिक है। ये क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। पैटर्नल का मतलब होता है, ये वर्ड जो है वो किसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये पेरेंट से जुड़ा हुआ वर्ड है, यानी कि जिसमें अभिभावक जो हो, ठीक है, उसे हम पैटर्नल बोलते हैं। ठीक है। और ये पैटर्नलिस्टिक कहने का मतलब कि जिसमें अभिभावक शरीक है, यानी कि एक ऐसी सोच, एक ऐसा अप्रोच जिसमें हमेशा बात की जा रही हो, जैसे एक कहें कि मतलब उसमें हमेशा नियंत्रण करने की बात की जाती है, गार्जियनशिप करने की बात की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक। ठीक है। तो जैसे कंट्रोलिंग हो, पैट्रोनाइजिंग हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो, तो ये हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। वहीं लिबरल, परमिसिव, हैंड ऑफ, ये सारे जो होते हैं इसके एंटोनिम्स हैं। A paternalistic boss decide everything for the team without asking their
ओपिनियन। एक पैटर्नलिस्टिक बॉस जो होता है, यानी कि कहने का मतलब कि जो अ, अभिभावक सरीखा होता है वो हर चीज़ डिसाइड कर लेता है बिना अपने जो टीम के जो मेंबर्स होते हैं उसके ओपिनियन को जाने हुए। ठीक है, अगला जो वर्ड हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है वो क्या है? तो क्वेश्चन का मतलब होता है जबरदस्ती बलपूर्वक कराना। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर फोर्सफुली कराया जाए, कंपेल करके कराया जाए, तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी कि फोर्स, कंपल्सन, प्रेशर, इसके ये सारे सिनोनिम्स हो गए। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो कंसेंट, फ्री विल और चॉइस जो है वो एंटोनिम्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने कंपल्सरी देखा, ठीक है, तो ये जो कंपल्सरी देखा उसी से मिलता जुलता वर्ड है। ठीक है, कंपल्शन होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये वर्ब है। ठीक है, और वो जो था कंपल्सरी जो था वो नाउन था। ठीक है, रियल लर्निंग कैन नॉट हैपन अंडर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स मस्ट वांट टू स्टडी। ठीक है, किसी भी तरीके का सच्ची जो कहें वास्तविक जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो क्वेश्चन में नहीं की जा सकती है, बशर्ते कि बच्चों को क्या करना चाहिए, वो पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, तब जाकर के पढ़ाई होती है। इस सेंटेंस से पता चलता है। कहने का मतलब है साफ कि क्वेश्चन जो है वो किसी तरीके की जबरदस्ती से जो कोई फोर्स करके कोई काम कराया जाता है उसे क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड है, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है स्वचिंतन, यानी कि अपने आप में सोचना कि जो कुछ हम कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, अपने बारे में खुद का असेसमेंट करना ही स्वचिंतन यानी कि आत्मचिंतन कहलाता है। ठीक है, अपने भीतर झांकना कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सेल्फ एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। वहीं थॉटलेसनेस, केयरलेसनेस, इम्पल्सिवनेस, ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, A few minutes introspection at night help you plan a better next day. अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं हम सेल्फ, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है कुछ मिनट रात में अगर हम करते हैं तो अगली सुबह का जो प्लान है उसे हम अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। यानी कहने का साफ मतलब है कि आज आपने जो कुछ किया उसका हम असेसमेंट करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि जो कुछ किया किस हद तक हमारे लिए वो सही है, किस हद तक समाज के लिए सही है, कितना सही कितना गलत जब हम असेस कर लेते हैं तो वो फिर अगले दिन वो काम ना हो, जो भी कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं, निगेटिव थिंग्स हैं, निगेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो ना हो, उसके लिए हम उस पर बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है इंट्रोस्पेक्शन के वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन के तौर पे। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है परफंक्टरी है। परफंक्टरी क्या होता है? तो बिना किसी रुचि का किया हुआ कोई काम है। जैसे सपोज कीजिए किसी पे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन करके उसको जो है क्या किया जा रहा है, किसी काम को जबरदस्ती, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा एक क्वेश्चन वर्ड, तो उसमें जो अगर किसी को जबरदस्ती कोई काम कराया जाए, तो सपोज कीजिए क्वेश्चन करके काम कराया गया है और उस पे जब वो काम कर रहा है तो उस जो इंटरेस्ट के साथ काम करेगा वो बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, और इस कम इंटरेस्ट को ही हम क्या कह सकते हैं, परफंक्टरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परफंक्टरी। ठीक है, तो ये परफंक्टरी होता है औपचारिक रूप से बिना रुचि के किया हुआ कोई काम हो, सुपरफिशियल हो, कैजुअल हो, मैकेनिकल हो, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। वहीं सिंसियर, थॉरो, केयरफुल, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। ये एंटोनिम्स सारे पॉजिटिव नेचर वर्ड्स हैं और ये नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, His perfunctory apology showed that he was not really sorry. उसकी जो कहें कि एकदम से कहें कि औपचारिक जो माफ़ी मांगने का जो तरीका था उस देख के लगता नहीं कि वो पूरे तरीके से अपने कार्य के लिए दुखी था, यानी कि बुरा माना था। ठीक है, तो ये है परफंक्टरी। अगला जो वर्ड है एपैथी। एपैथी क्या होता है? उदासीनता, रुचि की कमी। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, किसी चीज़ में किसी को उदासीनता हो, काम करने की जो कहें कि इच्छा हो बहुत कम हो, इंटरेस्ट कम हो, वो भी परफेक्ट ही है। समझ गए? तो इसे कहते हैं हम उदासीनता। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे इंडिफरेंस, अनकंसर्न या पैसिविटी। ठीक है, ये सिनोनिम्स हो गए। और
इथ्यूसिज्म जो है या फिर इंटरेस्ट जो है या कंसर्न जो है, इंथुसिज्म, इंटरेस्ट और कंसर्न ये सारे एंटोनिम्स हैं और ये सारे पॉजिटिव नेचर वर्ड्स हैं। पब्लिक एपैथी टुवर्ड्स क्लीननेस मेक सिटीज डर्टी, ठीक है, लोगों के जो सोच है सफाई के प्रति अगर रुचि कम है, इंटरेस्ट कम है, तो जो शहर है वो क्या हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, यानी कि गंदे हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है डायलॉजिक है। डायलॉजिक क्या होता है, तो ये डायलॉजिक जो है डायलॉग से निकला हुआ वर्ड है, डायलॉग, ठीक है, डायलॉग, और डायलॉग का मतलब होता है बातचीत करना। बातचीत करना, किस तथ्य के रूप में बातचीत करना, तो किसी दो व्यक्ति को जो होते हैं, दो पार्टी किसी एक मुद्दे पे सहमति होने के लिए बात करते हैं, एग्रीमेंट के लिए बात करते हैं, तो उसे कहते हैं डायलॉग। ठीक है, तो ये संवाद आधारित, बातचीत पर आधारित, इसको डायलॉजिक कहते हैं। कन्वर्सेशनल, इंटरैक्टिव, टू वे, ये सारे हो गए इसको सिनोनिम्स। वही वन साइडेड, मोनोलॉजिक और यूनिलैटरल जो होता है इसको हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी निर्णय को खुद ले लेते हैं अपने आप से ही, किसी से बिना पूछे, बिना किसी से डायलॉग किए हुए, तो उसे मोनोलॉजिक कहते हैं। जबकि अगर हम किसी दो व्यक्तियों के बीच में से बात करें, दो पार्टी के बीच में बात करके कोई बात कर सहमति लेते हैं, तो उस परिस्थिति को हम कहते हैं डायलॉजिक। ठीक है, A dialogic teaching style where students ask question keeps the class lively। एक कहते हैं कि एक ऐसा क्लास सिस्टम जिसमें डायलॉजिक टीचिंग स्टाइल हो, कहने का मतलब है कि टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स है वो भी सवाल पूछ रहे हैं, तो दोनों तरफ से जब इस तरह के जो क्लासेस होते हैं वो क्लास को लाइव बना देते, मतलब जीवंत कर देते, यानी कि कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है उस क्लास को। ठीक है, अगला जो है ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। ये वर्ड हम लोगों ने बहुत बार देखा है, ऑटोनोमस। ठीक है, तो वो ऑटोनोमस मतलब होता है स्वायत्त, ठीक है, और ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वायत्तता, यानी कि निर्णय लेने की शक्ति, क्षमता। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स होंगे, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल, फ्रीडम। डिपेंडेंस, कंट्रोल और सबऑर्डिनेशन हो गए इसके एंटोनिम्स। ठीक है, गिविंग चिल्ड्रेन सम ऑटोनॉमी हेल्प्स देम बिकम रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स। बच्चों को कुछ अगर हम स्वतंत्रता देते हैं अपने से निर्णय लेने का, तो वो आगे चल करके एक जिम्मेदार नागरिक बनने में उनकी मदद करता है। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है रिजिडिटी, और ये एक निगेटिव नेचर वर्ड्स है। रिजिडिटी कहने का मतलब होता है कठोरता, लचीलपन, ये लचीलापन ना होना। ठीक है, यानी कि कठोरता किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में, किसी भी जो भी कहें पदार्थ है उसके स्वभाव में, ये रिजिडिटी को हम लोग कंसीडर करते हैं। रिजिडिटी मतलब कठोर है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, स्टीफनेस और स्ट्रिक्टनेस जो हैं, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। वहीं अगर फ्लेक्सिबिलिटी, ओपननेस, एडेप्टिबिलिटी जो कहें, ये सारे एंटोनिम्स हैं और ये एक पॉजिटिव नेचर वर्ड है। ठीक है, टू मच रिजिडिटी इन ऑफिस रूल्स कैन रिड्यूस क्रिएटिविटी अमंग एम्प्लॉयज। बहुत ज़्यादा अगर रिजिडिटी हो ऑफिस के नियमों में, तो जो एम्प्लॉय होते हैं वहाँ, उनके जो क्रिएटिविटी होती है, यानी कि कहें संरचनात्मक गुण जो होते हैं, उसमें कमी आ सकती है। ठीक है, या कमी आती है। अगला जो लास्ट वर्ड है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो वर्ड है वो है पेसिफिकेशन। पेसिफिकेशन वर्ड जो है वो पेसिफाई से बना हुआ है। ठीक है, और पेसिफाई जो बना हुआ है मिलता जुलता एक वर्ड है पीस। ठीक है, उससे बना हुआ है। ठीक है, तो पेसिफिकेशन जो है किसी को शांत करना, विरोध दबाना। ठीक है, किसी को अगर गुस्सा में है, किसी तरीके के कोई उबाल है लोगों के बीच में, तो उसे अगर जब हम शांत करते हैं तो उसे कहते हैं पेसिफाई करना। ठीक है, यानी पेसिफिकेशन। कामिंग, सप्रेशन, अपीजमेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं। वहीं प्रोवोकेशन, किसी को अगर प्रोवोकेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोवोकेट कर रहे हैं यानी कि उकसा रहे हैं किसी काम के लिए, तो उसे हम बोलते हैं निगेटिव वर्ड हो गया ये इसके पेसिफिकेशन के। प्रोवोकेशन, ठीक है, एजिटेशन, स्टीयरिंग। ठीक है, तो ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स। The principal's visit to the classroom
हेल्प इन द पैसिफिकेशन ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल के क्लासरूम में आते ही जो कहें जो बच्चे गुस्सा थे उनमें शांति आ गई। ठीक है, उनके विरोध जो हो गए वो शांत हो गए, जो आपस में गुस्सा थे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण और ये टॉप 10 वर्ड्स जो कि वन डे एग्जाम्स, जो भी वन डे एग्जाम पूछे जा होते हैं जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें ये डायरेक्ट तरीके से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फिर मीनिंग, ठीक है, साथ ही साथ कहें तो पैराग्राफ फॉर्म और उसके बाद अगर कहें तो कॉम्प्रिहेंशंस और फिलर्स में इनका इस्तेमाल होता है, और जिनकी जो सवाल है उस पे आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं वनडे एग्जाम्स के इंग्लिश पेपर के लिए, और ये जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये द हिंदू के जो भी एडिटोरियल पेज होता है उससे लाए गए वर्ड होते हैं, और इनकी जो कहें कि गुणवत्ता होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो आज का जो अगला जो हमारा सेशन है वो है न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ आज कुछ खास है न्यूज़ आर्टिकल्स में, वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड हम लोग न्यूज़ आर्टिकल जो है आज का हम लोग देखेंगे वो है सेंटर ने जो कहें कि टोबैको के ऊपर बहुत दिनों से जो कहें जीएसटी में कुछ बदलाव नहीं की गई, तो उसमें चेंजेस जो लाए थे वो फरवरी 1 से लागू होने जा रहा है। जीएसटी पे जो कंपनसेशन सेस दिया जाता था उसको भी डिसकंटिन्यू किया गया है। तो क्या कुछ बदलाव है उसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट एक्ट 2025 को, जिसको अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री 2025 की ये जो विंटर सेशन है उसमें पास किया था। तो ये कहता है कि जो भी न्यू रेट्स हैं, एक्सरसाइज ड्यूटी हैं टोबैको के ऊपर, उसको लागू करने की बात करता है। यानी कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पे ये नए ड्यूटी लगाने की बात करती है। और साथ ही साथ ये जो एक अलग से एक कानून है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025, वो भी जो पान मसाला यूनिट्स पे जो सेस है वो लगाने की बात करती है, जो कि फरवरी 1 से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कानून की बात करी, एक तो जीएसटी की बात कर रहे हैं जहाँ से जीएसटी की जितने भी कहें कि एक्सरसाइजेस थे, मतलब टैक्सेस थे, उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया द सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और दूसरा जो क्या है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025, जिसमें गुटखा और पान मसाला से संबंधित कुछ सेस की बात की जाती है, उसके ऊपर ये इफेक्टिवनेस की बात करेगी जो कि फरवरी 1 से लागू होगा। बीड़ी और जो ये है बीड़ी को 18% जीएसटी, जो कि अब उसको हम कहें कि खत्म कर ये करके 28% के स्लैब से निकाल करके 18% कर दिया गया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 28% का जो स्लैब था जीएसटी के उसे ख़त्म कर दिया गया और 18% में ही ज़्यादातर चीज़ों को समाहित कर लिया गया। तो बीड़ी को जो है 18% पे कर दिया गया, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो बीड़ी जो है वो सस्ता होगा। और वहीं अगर हम बात करें अन्य जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उसे ये जो है 28% से निकाल करके जो न्यूली फॉर्म्ड 40% जो स्लैब है उसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये सेस लगे हैं टोबैको के ऊपर, टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर। और साथ ही एक अलग उससे एक कहें कि जीएसटी जो कंपनसेशन सेस था, जो कि ये सेस बनाया गया था उसके लिए, जो जीएसटी जब शुरू शुरू लाया गया था तो जितने भी स्टेट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू की हानि हो रही थी। तो उन रिवेन्यू के हानि को रोकने के लिए, उन्हें कंपनसेट करने के लिए एक कंपनसेशन सेस लाया गया था, जिसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा फरवरी 1 से। ठीक है, ये जीएसटी कंपनसेशन सेट जो है सेस जो है वो हटा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जीएसटी से और टोबैको से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे एक्टा कहते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है एक्टा, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि जो एक्टा है वो जो साइन हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो अब इफेक्टिव हो गया है, वो लागू हो गया है। और इस तरीके से देखा जाए तो भारत के लगभग कहें तो 100% के अराउंड
जो कहें जितने भी 100% भारत के जो ये प्रोडक्ट्स हैं जो वो ड्यूटी फ्री एक्सेस पा सकेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। उन्हें किसी भी तरीके का टैक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होगी, और वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट में कहे तो किसी भी तरीके से ड्यूटी दिए बगैर उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक कहें एकता का गुण है जिसमें इंडिया ने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस मार्केट में भेजने के लिए सक्षम है। और ये प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो हमारे भारत से ज़्यादातर जो जेम्स होंगे, ज्वेलरी होंगे, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, फूड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अब ऑस्ट्रेलियन मार्केट में कहें तो 100% कहें फ्री, ड्यूटी फ्री होंगे, यानी कि इन्हें किसी तरीके का कोई टैक्सेस वगैरह, किसी तरह का कोई टैरिफ वगैरह का सामना किए बगैर ऑस्ट्रेलियन मार्केट में एक्सेस मिलेगा। वहीं अगर अमेरिका ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो इंडियन मार्केट की लगभग 70% जो टैरिफ लाइन्स है ऑस्ट्रेलिया को उसको मिला है। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर जो भी सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल्स होंगे, यानी कि कोल, मिनरल्स, ओर, वाइन ये होंगे। यानी कि देखने की वाली बात है कि हमारे मार्केट में जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो कुछ आएगा वो सारे जो होंगे रॉ मटेरियल्स होंगे, और रॉ मटेरियल से फिर उनके जो प्रोडक्शन होंगे वो इंडिया करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो मार्केट है वो किसी तरीके से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से बुरा तरीके से प्रभाव नहीं होगा, बल्कि हमारे जो फैक्ट्री हैं, हमारे जो कल कारखाने हैं, उनके जो रॉ मटेरियल सप्लाई की जो पूर्ति उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो एक तरह से ये देखने में ये साफ पता चलता है कि ये जो एकटा है यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, वो बहुत ज़्यादा देखें तो इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इंडिया के हिसाब से। ठीक है, तो ये एकटा था जो कि लागू हो गया था पिछले दिसंबर, ये 29 को, ये दिसंबर को ये किया गया था, साइन किया गया था, जो कि अब लागू हो चुका है। तो ये उसके कुछ अपडेट्स थे। इसी तरीके से हमने अभी हाल ही में देखा कि जो न्यूजीलैंड के साथ जो है भारत एफटीए साइन करने जा रहा है, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही खास पड़े जो भी कहें प्रावधान है जिसमें जो लेनियंसी है वो इंडिया की तरफ झुक रहा है। तो हम लोगों ने पहले भी एक जिक्र किया था, ये जिक्र किया था हम लोगों ने आरसीईपी माइनस चाइना पॉलिसी। तो इंडिया की ये जो आरसीईपी माइनस चाइना पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो जितने भी आरसीईपी कंट्रीज हैं उनसे वो एफटीए कर रहा है, और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जितने भी प्रोडक्ट्स है उन देशों में ड्यूटी फ्री मिल रहे हैं। वही देखा जाए तो इंडिया में उनकी जो पहुंच है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल तरीके से किया जा रहा है। तो ये आरसीपी माइनस चाइना की पॉलिसी है इंडिया की, जो कि बहुत ज़्यादा कहे कि ट्रेड के फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे देश की जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी लाएगी। आइए अगला जो न्यूज़ है वो है स्किल द नेशन चैलेंज। स्किल द नेशन चैलेंज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। ये सोर के तहत, सोर क्या है, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ ये चैलेंज होगा। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 1 यानी 1 जनवरी को राष्ट्रपति भवन से किया। साथ ही साथ उन्होंने उड़ीसा के लिए एक इग्नू रीजनल सेंटर, जिसको स्किल सेंटर ये रायरंग उड़ीसा के लिए कहा जाए, तो उसकी भी शुरुआत इन्होंने किया। तो ये है स्किल द नेशन चैलेंज, जो कि स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस से रिलेटेड है। और ये इन्होंने बताया कि जो बेनिफिट्स ऑफ एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फ़ायदे हैं वो भारत की जितने भी सोसाइटीज़ है उन सबों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, ये कहें तो एक डिजिटल गैप के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। एक ऐसे नहीं कि जो समृद्ध लोग हैं, आर्थिक संपन्न रूप से जो समृद्ध लोग हैं उन्हीं तक ये पहुंच हो जाए, ऐसे नहीं। ये इसके जो फ़ायदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो देखा जाए तो अभी हम लोगों ने ये 68th जो है फाउंडेशन डे जो कहें वो सेलिब्रेट किया गया डीआरडीओ का। डीआरडीओ जैसा कि हम लोग ने जानते हैं कि डीआरडीओ यानी कि
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो थी 1958 में की गई थी। और ये जो है भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करता है। ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत को जो है सेल्फ रिलायंट क्षेत्र में बनाने की जो है इसकी पहल है, इसकी जो एम है, लक्ष्य है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादातर सक्सेस हुआ है। और हम लोग देखते रहते हैं कि हमेशा कई तरह के जो ये डिफेंस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये डीआरडीओ का 68th जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया कल। ये उससे छोटा छोटा सा न्यूज़ था। आइए जानते हैं ये है क्या है डेडली न्यू ईयर सेलिब्रेशन। ये न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन हो रहा था स्विट्जरलैंड के एक रिजॉर्ट में, जहां पे आग लग जाने के बाद से लगभग 40 लोगों की मृत्यु और 115 लोगों की जो कहें कि वो इंजर्ड हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग जो है इतने इंजर्ड हैं कि उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही है। ठीक है, स्विस अल्पाइन रिजॉर्ट है ये जो है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिज़ॉर्ट है बहुत ज़्यादा मशहूर है वहाँ के स्की के लिए और गोल्फ वेन्यू के लिए। और ये कहा जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड की सबसे भयावह ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी घटना घटी है। तो ये स्विट्ज़रलैंड में ये जो हुआ है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के समय आग लग जाने की वजह से यहाँ की 40 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी हाल ही में हम लोगों ने गोवा में भी देखा था कि एक सेलिब्रेशन के बाद वहाँ पे आग लग जाने के बाद वहाँ पे लोगों की मौत हो गई। तो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो रिज़ॉर्ट्स हैं या फिर कहें कि जो कुछ भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ के जो इंतजामात होते हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो उसके जो अ, परिणाम होते हैं बहुत ज़्यादा कहें कि ख़राब देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के जितने भी जगह होते हैं, जितने भी प्लेसेस होते हैं जहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने की कोई निश्चित रूप से सिस्टमैटिक तरीके से कहें कि कोई व्यवस्था नहीं होती है और अचानक भीड़ वहाँ पे आ जाती है और अचानक इस तरीके का कुछ हो जाता है या यूँ कहें कि कुछ दुर्घटना घट जाती है। तो ये समझने की चीज़ है कि इन सब चीज़ों पे, इन सब जगहों पे साथ ही साथ कंट्रोल बढ़ाने की ज़रूरत है, व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ जो जनता है, जो लोग जो सेलिब्रेशन के लिए जानते हैं, उन्हें अलर्ट होने की ज़रूरत है और ऐसे जगहों पे कोशिश करना चाहिए कि हमें बचना चाहिए जाने से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हम इंडिया में भी देखिए कितना ज़्यादा इंडिया गेट के और जो है भीड़ उमड़ा ये सेलिब्रेशन को ही लेकर के। इतनी ज़्यादा भीड़ अचानक अगर आए, मान लीजिए सपोज कीजिए, और किसी तरह की दुर्घटना घटती है तो ये बहुत ज़्यादा कहें तो दुखदाई होती है। ठीक है, तो इस तरह के जगहों पे कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमें बचना चाहिए। आइए सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे तो सबसे पहले ही जान लेते हैं कि जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है अगर भारत में सबसे पहले कहीं ऑब्जर्व किया गया यानी कि 2026 की जो सबसे पहली जो किरण यानी कि सूर्य की किरण जिस गांव में पड़ी वो है आंजवा। ठीक है, ये आंजवा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। ठीक है, और डोंग वहाँ पे जो है ये सबसे पहले धूप की किरण कहें कि सूर्य की किरण पड़ती है। तो वहाँ पे 2026 के सेलिब्रेशन को किया गया, एक गाना गा कर के वहाँ पे लोगों ने फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया। ये सनराइज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पे वो लोगों ने एक खास में किसका जो उनका ट्राइबल सॉन्ग है आलो प्रभात, जिसको हम कहते हैं डांस ऑफ द डॉन। तो उसकी शुरुआत करके उस डांस को कर करके उन्होंने न्यू ईयर का स्वागत किया। तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा पहला गांव है जो कि सबसे ईस्टर्न में है और यहाँ पे भारत में देखा जाए तो सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है डोंग्स। ठीक है, तो ये डोंग है ईस्टर्न मोस्ट विलेज इन आंजवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं कि भारत में जो है सबसे पहले सूर्य की किरण किधर पड़ती है तो हम बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश। तो फिर अरुणाचल प्रदेश में कौन है तो आंजवा डिस्ट्रिक्ट डोंग गांव। ठीक है, उसके बाद सेलिब्रेशन करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। सेलिब्रेशन से जुड़ा, म्यूजिक से जुड़ा ही है एक खबर है, वो है आर के श्री राम कुमार जिनको संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस बार का जो संगीत कला निधि अवार्ड है वो आर के श्री राम को गया है। तो ये वायलिनिस्ट हैं। तो इस पे ये बहुत बड़ी कहें कि अपडेट है एक तरह से संगीत कला अकादमी और वनडे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, अगला जो वन लाइनर अपडेट हमारा है वो है एयर मार्शल नागेश कपूर को एयर
ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बना दिया गया है। ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तौर पे पदस्थापित हो गए हैं एयर मार्शल नागेश कपूर, जो कि हम कहें तो वो इससे पहले जो एयर मार्शल थे नर्मदेश्वर तिवारी, उनको ये इनके स्थान को लिया है। वो रिटायर होने के बाद से ये पद खाली था और उसके बाद से इन्हें ये पदस्थापित किया गया एयर मार्शल नागेश कपूर को, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और अगली जो ये हमारा ऑनलाइन अपडेट है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में शेयर होने वाला लिस्ट, जिसमें शामिल होता है भारत और पाकिस्तान में एक दूसरे देश के जो प्रिजनर्स होते हैं उनकी संख्या और स्थिति को, और साथ ही साथ हमारे देश में कितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसके लिस्ट को शेयर किया जाता है, ठीक है। ये हर साल की एक कहें तो प्रक्रिया है जिसमें ये शेयर किया जाता है, और ये इसकी शुरुआत जो है एक अच्छे उद्देश्य के साथ की गई है, ताकि ये एक दूसरे देश जो है एक दूसरे के इंस्टॉलेशन को जान सके और उनमें किसी तरीके का कोई हमला नहीं करे, जो कि स्थिति को ख़राब होने से रोकती है, रिश्तों को ख़राब होने से रोकती है। तो ये शेयरिंग है। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत तो ये 1988 में ये 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत की गई थी, और ये तब से अभी तक ये चलते आ रही है, और भारत और पाकिस्तान जो हमेशा से एक दूसरे के साथ ये लिस्ट जो है वो शेयर करते आते हैं। अगला जो खबर है वो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर के, जो कि चलेगा गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में, और ये इस तरह की पहली ट्रेन होगी जो कि गुवाहाटी से कोलकाता की तरफ चलेगी। साथ ही हम बात करें अगर बुलेट ट्रेन को लेकर के भी अपडेट है, जो कि बुलेट ट्रेन की जो अपडेट है वो अगस्त 2027 में लगभग कहें कि शुरुआत की जाएगी, और शायद प्रोबेबली कहा जा रहा है कि ये 15 अगस्त ये जो 2027 है उससे इसकी शुरुआत की जाएगी, जो हमारे आज़ादी 15 अगस्त ये 1947 को मार्क करके ये जो हम सेलिब्रेशन करते हैं 15 अगस्त को, तो उसे मान करके ही जो बुलेट ट्रेन की जो शुरुआत है वो 2027 से प्रोबेबली होने की संभावना है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले जो कवर किए जाएंगे वो फेज वाइज किए जाएंगे, जिसमें सूरत से बिल्मोरा और उसके बाद से वापी से सूरत को ये बुलेट ट्रेन चलाए जाने की योजना है, ठीक है। अगली जो खबर है वो है जोहरान ममदानी को लेकर के। जोहरान ममदानी जो है डेमोक्रेट जो लीडर थे, वो न्यूयॉर्क के सिटी के मेयर के जो पद पे उन्होंने जो उनको हम लोगों ने देखा था न्यूज़ में कि वो जीत चुके थे, तो वो जब चुन के आए थे तो उसके तौर पे इस पद पे उन्होंने शपथ ले लिया। ममदानी जो है एक डेमोक्रेट जो ये है पार्टी है उसके लीडर है, और ये पहले मुस्लिम लीडर होंगे अमेरिका के इस सिटी के मेयर, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ममदानी की, तो वो पहले साउथ एशियन होंगे जो कि इस पद पे स्थापित होंगे, और पहले ये अफ्रीकन भी होंगे जहां मतलब इस तरीके से वो इस सीट पे बैठेंगे या इस पोस्ट पे बैठेंगे, और ये यंगेस्ट मेयर इन जनरेशंस भी है। आइए आखिरी जो खबर है वो है बुल्गारिया से। बुल्गारिया यानी कि इसने यूरोज़ोन को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि यूरोज़ोन में प्रवेश कर लिया है। यूरोज़ोन क्या है? तो वैसे देशों का समूह है यूरोज़ोन, जिसे हम कहते हैं जो हाँ जहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। तो बुल्गारिया ने जो कहें कि वो यूरो को एज ए करेंसी अपने देश में लागू कर लिया है नए साल में। इस नए साल से बल्गारिया जो है वो 21st कंट्री बन गया है इस यूरो जोन में ज्वाइन करने, मतलब इससे जो पहले 20 कंट्री थे जो कि यूरो को अपने देश में एज ए करेंसी के रूप में मान्यता दे रखा था, अब जो है इसमें बल्गारिया भी जुड़ गया, और ऐसे देशों की जो संख्या है वो बढ़कर 21 हो गई है। वहीं अगर बात करें बल्गारिया की जो सबसे पहले जो बल्गारियन लीव है उसकी स्थिति को, तो ये अभी 1 महीने तक चलेगा, तब तक कि जब तक जो यूरो है वो अच्छे तरीके से उस देश में पूरे तरीके से संचालित ना हो जाए। तो ये बल्गारिया ने कहे तो यूरो को अपनाया है और यूरो जोन में प्रवेश किया, ये एक अपडेट है, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स जो कि द हिंदू और साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो के से भी कुछ कवर किए गए थे। आज कुछ ज़्यादा एडिटोरियल पेज में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स एडिटोरियल्स मुझे नहीं लगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो, तो इसलिए आज का जो सेशन था उसमें एडिटोरियल को कवर नहीं किया गया था, और इसी वजह से आज का जो सेशन है वो थोड़ा शॉर्ट रहा। तो आप
आपको बता दें कि द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और बाकी जो भी ऑल इंडिया रेडियो है, साथ ही साथ पीआईबी है, उनसे जुड़ी हुई जितने भी अपडेट्स हैं, रोज़ सुबह 8 बजे आपको लाइव इसी शिक्षा मार्ग प्लेटफॉर्म पे मिलता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों, अपने परिचितों, अपने जो भी कुछ लोग हैं जिनको आप जानते हैं और उनकी कहें कि उनकी जो शुभचिंतक है, तो आप उन्हें शेयर करें ताकि इससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके। साथ ही अंग्रेजी की तैयारी करने के लिए वर्ड्स मीनिंग का भी इसमें कुछ सेगमेंट्स है, उससे आप फ़ायदा उठाएँ और वैसे लोगों को भी भेजें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।